हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। माय नेम इज शैलेश चंद्राकर। मैं सेंट थॉमस महाविद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व की एरिक एरिक्सन की सिद्धांत। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है, साइको सोशियल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एरिक एरिक्सन ने 1902 से लेके 1982 तक बहुत सारे शोध, बहुत सारे कार्य इस क्षेत्र में किए हैं। आप 1902 से 1982 के बीच अहम मनोविश्लेषक के रूप में आपने पहचान पाई। आपने फ्रॉइड के विचारों से थोड़ा सा हटकर आपने व्यक्तित्व को सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के रूप में आपने व्यक्त किया। एरिक एरिक्सन अहम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए अहम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने एक व्यक्ति में अहम को विकास किस तरीके से होता है, किस अवस्था में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, क्या क्राइसिस उनमें छूट जाने से नेगेटिविटी आ जाती है, क्या क्राइसिस को कंप्लीट करने से उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आती है, इनका वर्णन उन्होंने हर एक स्टेज में बड़े ही सरलता से, सुगमता से किया हुआ है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एरिक एरिक्सन की प्रसिद्ध बुक चाइल्ड एंड सोसाइटी 1963 में उन्होंने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या 8 अवस्थाओं में, 8 स्टेजेस में उन्होंने किया हुआ है और प्रत्येक स्टेज के प्रत्येक लेवल में एक क्राइसिस पाया जाता है। उस क्राइसिस में अगर वो उस क्राइसिस का समाधान कर लेता है, सॉल्यूशन निकाल लेता है, तो उनकी जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी बनती है वो पॉजिटिव बनती है। और उस क्राइसिस को अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो उसकी जो पर्सनालिटी बनती है वो थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की बन जाती है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि वो 8 स्टेजेस क्या हैं। पहले स्टेज की हम बात करते हैं, शैशनावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, इन्फेंसी स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में 0 से लेके 1 वर्ष, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेके 1 वर्ष तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं वो उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। 0 से लेके 1 वर्ष में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसमें आती है विश्वास, दूसरों के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति आस्था। दूसरों के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति आस्था जो होती है वो उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। माँ की देखरेख और माँ का प्यार। माता पिता किस तरीके से बच्चे को प्यार कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है उनके दूसरों के प्रति विश्वास और अपने के ऊपर आस्था को बिल्डअप करने का। अगर माता पिता बच्चे को ठीक से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, अविश्वसनीय, अनरिलायबल तरीके से अवहेलना की तरह और तिरस्कृत रूप से अगर वह किसी बच्चे का देखभाल कर रहा है तो उसमें पर्सनालिटी अच्छी बिल्डअप नहीं होती। वह हमेशा दूसरों की शक की नजर से देखता है, संदेह की नजर से देखता है और उसमें स्वयं के प्रति अच्छी भावना नहीं रह जाती है। जब वह उसके ऊपर जब अगर माता पिता उनके ऊपर अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते, तिरस्कृत भावना से उनकी देखभाल करते हैं या कोई कारणवश उन पे ध्यान नहीं दे पाते तो उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। वह जो बच्चा माता पिता की प्यार से वंचित हो जाता है, तिरस्कृत भावना से उनका पालन पोषण होता है तो उनके स्वयं के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है और वह हमेशा दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाता है। दूसरों के प्रति विश्वास वह आसानी से नहीं कर पाता। इस अवस्था में, इस क्राइसिस को पूरा कर लेने के पश्चात, इस समस्या का समाधान कर लेने के बाद अगर अच्छे से उनका देखभाल होता है तो उस बच्चे में जो मनोसामाजिक शक्ति बनती है उसे बोलते हैं होप, आशा, उसे आशा कहते हैं। और उसके बाद उसमें जो कर्मकांडता बनती है, रिचुअलाइजेशन, उसे दिव्य कहा जाता है। इस अवस्था में एक माता पिता उनके लिए दिव्य रूप की तरह होता है।
जिसमें वह निश्चिंत हो जाते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल जितने भी नीड्स हैं वो माता पिता उनकी आसानी से पूरा कर रहे हैं। ये था फर्स्ट स्टेज जो 0 से लेके 1 वर्ष तक रहता है। उसके बाद आता है दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यह जो होता है 2 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य होता है। इस अवस्था में जो एक बालक होता है उसमें सबसे पहले अहम पॉजिटिव गुणात्मक जो उनमें विकसित होता है वह है आत्म कंट्रोल, सेल्फ आत्म कल्याण, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा होता है स्वतंत्रता की भावना, ऑटोनॉमी। इस अवस्था में बच्चा जो है मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक विभेद करना सीखता है, वर्बलाइजेशन, शाब्दिक अभिव्यक्ति करने को सीखता है। इस चीजों में अपनी स्वतंत्रता को वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस अवस्था में माता पिता के नियंत्रण में वह कार्य करता है, लेकिन अगर माता पिता अपने नियंत्रण में करते हुए बच्चे को अगर उतना मैच्योर ना समझ के या बच्चे की सुख सुविधा के लिए वो सारे काम माता पिता कर देते हैं या उनको करने नहीं देते हैं, तो बच्चे में अपने आप में लज्जा की भावना आ जाती है, लज्जाशीलता, शेम की भावना आ जाती है, और वह हमेशा जिसके कारण उसमें हमेशा मनोसामाजिक मनोवृत्तियां पैदा हो जाती है, बहुत सारी मनोविकार उसमें पैदा हो जाती है। अपने ऊपर लज्जा आने लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, मेरे सारे काम दूसरे कर पाते हैं, तो इसमें सेल्फ डाउट हो जाता है, उसे अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि क्या मैं यह नहीं कर सकता, तो अपने ऊपर डाउट हो जाता है, अपने आप को शक्तिहीन समझने लग जाता है। इस अवस्था को कंप्लीट करने के बाद, इस अवस्था को पूर्ण करने के बाद जो उसमें मनो सामाजिक शक्ति जो बनती है उसे इच्छा शक्ति, विल पावर कहते हैं, और वह जो विल पावर है उसे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमेशा आत्म संयम बनाता है, सेल्फ कंट्रोल उसका बहुत अच्छे तरीके से रखता है। अगर इस स्टेज में उस समस्या का समाधान कर लिया, अगर माता पिता उन्हें अच्छे से कार्य करने दे दिए और वह अपना कार्य अच्छे से कर लेता है, तो उसमें आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल बनता है, और इसमें जो कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन बनता है उसे विवेक सम्मत कर्मकांडता या जुडिशियली रिचुअलाइजेशन कहते हैं। ये हुआ दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था की बात हम करते हैं, खेल अवस्था, प्ले एज, यानी पहल बनाम दोषिता, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह जो होता है 4 से 6 वर्ष के मध्य होता है, 4 से 6 वर्ष के मध्य खेल अवस्था होता है, और यह वह अवस्था है जब वह सामाजिक दुनिया में पहल करता है। ये वह अवस्था होता है जिसमें जो बालक होता है वह सामाजिक दुनिया के ऊपर पहल करना शुरू कर देता है, दूसरों के कार्य में इंटरेस्ट करता है, दूसरों के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना इस टाइम तय हो जाती है। वह दूसरों को कार्य करने में उसको आनंद आता है, अगर उसको कोई टास्क दे दिया जाए तो उसको करने में बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। वह एक्चुअली में वह समाज के प्रति या किसी दूसरे के प्रति कार्य करना चाहता है। यह पहली अवस्था है जब बालक को लगता है कि उसकी गिनती भी एक आदमी के रूप में किया जा रहा है। यह एक पहली अवस्था है जब उसको लगता है कि हाँ, अब सोसाइटी में, समाज में उनकी गिनती एक आदमी के रूप में की जा रही है, क्योंकि उनको नई नई जिम्मेदारियां मिल रही है, वो नए नए कार्य करना चाहता है। लेकिन अगर माता पिता उनको ऐसा करने ना दे, अगर उन्हें ऐसा करने से रोकता है, तो उनके अंदर गिल्ट की भावना, दोषिता पैदा हो जाती है, और गिल्ट की भावना पैदा होने के कारण वह कभी भी अपनी जो विचार है, अभिव्यक्ति है, उसको ठीक से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपने विचारों को, अपने आप को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अगर वह इस स्टेज में उनको अच्छे से रहने ना दिया जाए, उनको अच्छे कार्य करने ना दिया जाए, दूसरों को हेल्प करने से रोका जाए या दुनिया के प्रति पहल करने से उनको रोका जाए, तो उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वह अपने आप को
का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। वह और उसमें फिर निष्क्रियता, लैंगिक दुष्क्रिया, सेक्सुअल नपुंसकता, अन्य मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इस अवस्था को, इस लेवल को वो अच्छे से क्लियर कर पाता है, पूरा कर पाता है, तो उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है उसे उद्देश्य या पर्पस कहते हैं। और इसमें जो रिचुअलाइजेशन बनता है उसे प्रैग्मैटिक रिचुअलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है चौथी अवस्था, स्कूल अवस्था, स्कूल एज, परिश्रम बनाम हीनता, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी, जो होता है 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 11 से 12 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है, जब चौथी अवस्था में पहुंचता है, तो वो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। नए नए जो कौशल हैं, नए नए तकनीकियां हैं, उसको सीखने का प्रयास वो प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से करता है। परंतु किसी उसमें परिश्रम की भावना होती है। नए नए प्रारंभिक कौशलों को सीखने के कारण उसमें परिश्रम की भावना बिल्डअप होती जाती है, परंतु किसी कारणवश कौशल को अगर रोकती है तो उसमें हीनता और असमर्थता का भाव भी पैदा हो जाता है। अगर यह असमर्थता का भाव पैदा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जाति, लिंग, धर्म के आधार पर उनकी कौशलता को अगर मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो उसमें असमर्थता का भाव पैदा हो जाता है। उसमें एक हीन भावना आ जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यह जो हीनता की भावना आती है वो इस स्टेज में आती है। और सही सही इस समस्या को इस समय अगर इस समस्या को, इस क्राइसिस को अच्छे तरीके से वह समाधान कर लेता है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर वह प्रारंभिक कौशलों को, संस्कृति को अच्छे से सीखता है, अच्छे से सीखता है, तो उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होते हैं उसे सामर्थ्यता कहते हैं। उसमें सामर्थ्य की इच्छा आ जाती है कि वो अपने आप को सामर्थ्य समझने लग जाता है। वह संस्कृति को, प्रारंभिक कौशलों को सीखने में अपने आप को सामर्थ्य समझता है और भविष्य में वो सारे कार्यों को सामर्थ्यता से, अच्छे परिश्रम से करने का प्रयास करता है। और उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति बनती है उसे सामर्थ्यता, कॉम्पिटेंसी कहते हैं, जिसका मतलब बौद्धिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग उचित ढंग से किया जाता है। इसके बाद आता है पांचवा, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, अर्थात एडोलेसेंस, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और यह होता है 12 वर्ष से 19-20 वर्ष के मध्य। एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को सबसे महत्वपूर्ण माना है। बाकी सारे स्टेज में इस स्टेज को, किशोरावस्था, एडोलेसेंस को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वह समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में अपने आप का एक पहचान बनाना चाहता है, एक सेल्फ पहचान, अपनी एक भूमिका बनाना चाहता है। वह हमेशा इस प्रॉब्लम में रहता है कि उनकी पहचान है कि नहीं, भूमिका की संभ्रांति में रहता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति इस स्टेज में ज्यादा होती है। एक सामाजिक पहलू में अपना आत्म प्रत्यक्षण कैसा है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उनकी भूमिका क्या है, समाज में वो अपनी भूमिका ढूंढता है, अपनी पहचान ढूंढता है। अभी तक उन्होंने जितना सीखा, जितना एक्सपीरियंस हुआ, उसको संगठित करके वो समाज में अपने एक अलग जगह बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वह ऐसा करने में सफल ना रहा, अगर उसका सेल्फ परसेप्शन, आत्म प्रत्यक्षण ठीक से ना हो पाया, तो उसमें आत्म पहचान ठीक से नहीं हो पाता, तो उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अगर वो सेक्सुअल रोल्स को, अपने एडल्ट सेक्स रोल्स को ठीक से पूरा ना कर पाता है, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर वह हमेशा रोल कंफ्यूजन में रहता है कि उनकी पहचान यहाँ कहाँ है, आत्म पहचान उनका कहाँ है, पहचान संभ्रांति, रोल कॉन्फ्लिक्ट में वो हमेशा जीता रहता है कि मेरी पहचान है कि नहीं,
मेरी पहचान क्या है, इस समाज में मेरी क्या पहचान है, इस समाज में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या भूमिका है, मेरी क्या भूमिका है इस समाज में। एरिक एरिक्सन ने इस लेवल को सबसे महत्वपूर्ण लेवल माना है। और इस लेवल में अगर वह अपनी आत्म प्रत्यक्षण अगर उनका दोषपूर्ण रहा, वह अपने आत्म प्रत्यक्षण अपने अंदर को ठीक से नहीं झांक पा रहा है, अपने आप को ठीक नहीं समझ पा रहा है, अपना रोल को नहीं पहचान पा रहा है, अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, तो याद रखना ऐसे व्यक्ति जो होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो कभी अपने कैरियर को सेट नहीं कर पाते। अपने भविष्य के प्रति उदासीनता रहती है हमेशा, ये अपने भविष्य को लेकर किसी एक लक्ष्य पे निर्धारित नहीं कर पाते। और यह जो होता है वह कभी अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाता, हमेशा हमेशा एक उद्देश्य की कमी इन बच्चों में पाई जाती है। उसके बाद इसमें व्यक्तित्व का विघटन भी होता है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इस अवस्था एरिक एरिक्सन ने इस जो लेवल है, इस स्टेज को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना है क्योंकि यही समय होता है किशोरों का, यही समय जो होता है बच्चों का भविष्य बनाने का होता है। और इस अवस्था में अगर बच्चे अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने आप के प्रत्यक्षण को नहीं पहचान पाता, अपने आप को नहीं समझ पाता, तो बच्चे हमेशा के हमेशा फ्यूचर कैरियर बनाने में प्रॉब्लम्स में रहते हैं, हमेशा अपने उद्देश्य को डिसाइड नहीं कर पाते, उद्देश्यहीनता इसमें बनी रहती है और इसमें व्यक्तित्व का विघटन भी होता है। ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। अगर बच्चे में अपने आप में कंट्रोल अच्छा है, अपना सेल्फ परसेप्शन अच्छा बना के रखा है, तो उनका जो मनोसामाजिक शक्ति जो बनती है उसे कर्तव्य निष्ठता फिडेलिटी कहते हैं। लेकिन इस स्टेज में एक प्रॉब्लम्स ऐसा भी आता है जब किशोर यानी एडोलेसेंस बच्चे ये चाहते हैं कि उनके जो ये क्राइसिस हैं, उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो हमेशा कुछ समय तक और बनी रहे। इसे बोलते हैं मनोसामाजिक विलंबन। इस स्थिति में बच्चा मनोसामाजिक विलंबन के अंतर्गत जो किशोरावस्था होता है, जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं, वे चाहते हैं कि उनमें जो ये क्राइसिस जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कुछ समय तक और बनी रहे। यानी बच्चे सोचते हैं कि वो अपने उद्देश्य को डिसाइड करने में लगे ही रहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते, और इसे विलंबन बोलते हैं। इसके बाद जो इसमें मनोसामाजिक शक्ति का विकास होते हैं उसे बोलते हैं कर्तव्य निष्ठता फाइडेलिटी। और इसमें जो रिचुअलाइजेशन कर्मकांडता बनती है उसे आइडियोलॉजी सिद्धांतवाद बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है उसे तरुणावस्था कहते हैं। घनिष्ठ बनाम विगलन, ईयरली चाइल्डहुड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और इस अवस्था का जो एज है वह 20 से 30 वर्ष के मध्य पाया जाता है। इस 20 से 30 वर्ष के आयु में एक किशोर, एक बच्चा, एक किशोर, एक व्यक्ति करता क्या है। 20 से 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति फिर शादी विवाह करके अपने प्रारंभिक जीवन को प्रारंभ करता है, प्रारंभिक जीवन में प्रवेश करता है। इसमें नए नए व्यवसाय प्रारंभ कर उस जीवन को अपने प्रारंभिक जीवन में प्रवेश करता है, नए व्यवसाय करता है, अपने मित्रों के साथ सामाजिक घनिष्ठता बनाता है, लैंगिक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, लैंगिक रिलेशंस बनाते रहते हैं और लोगों के साथ घनिष्ठता इंटीमेसी इंटीमेसी बनाता है, लोगों के साथ घनिष्ठता प्रेम इसी अवस्था में बनाया, लोगों से साथ सहानुभूति, लोगों के साथ रिलेशंस इसी अवस्था में वो बनाता है। लेकिन किसी कारणवश प्रॉब्लम्स ये है, अगर किसी कारणवश वह लोगों के साथ इंटीमेसी घनिष्ठता स्थापित नहीं कर पाता, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बना पाता, तो ऐसे व्यक्ति में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वो होती है, ये अपने आप में खोया रहता है। इसमें आइसोलेशन की प्रॉब्लम्स, फिर ऐसे बच्चे आइसोलेटेड रहते हैं, हमेशा आइसोलेशन की स्थिति में रहते हैं। जो बच्चे ठीक से सोशल रिलेशनशिप ठीक से नहीं बना पाता, जो बच्चा सोशल के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता, ऐसे बच्चे अपने आप में खोया रहता है। ऐसे बच्चे
आइसोलेशन की स्थिति में रहते हैं। अंदर से ये बच्चे खोखला व सतही होते हैं और ये इनको इन तरह के बच्चों में अपने वर्क के प्रति, अपने धंधे के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति भी निराशा, कोई उत्साह देखने, निरस्ता की प्रधानता होती है। कोई उत्साह इसमें नजर नहीं आता, इसमें निरस्ता की भाव होती है। और इस क्राइसिस को सफलता से कंप्लीट करने के बाद अगर स्टेज की जो क्राइसिस है उसको ठीक से वह कंप्लीट कर पाता है तो उसमें एक नई मनोसामाजिक शक्ति का जो विकास होता है उसे लव, प्यार बोलते हैं। इस स्थिति को पार करने के बाद उसमें प्यार की भावना आती है, वह लोगों से अच्छे से संपर्क करता है और उनका जो विकास है, उनकी व्यक्तित्व का विकास, जो फ्यूचर के लिए उसका डेवलपमेंट होता है वह बहुत ही पॉजिटिव वे पे डेवलप होता है। इसके बाद जो आता है मध्य वयस्कावस्था, जननात्मकता बनाम प्रगतिरोध, मिडिल एडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मध्य वयस्कावस्था, जननात्मकता बनाम प्रगतिरोध। और यह होता है 30 से 35 वर्ष के बीच। 30 से 35 वर्ष के बीच यह होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पहुंचने के बाद लोग शादी ब्याह आदि करने के बाद, अच्छे से परिवार बसाने के बाद, अच्छे से व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद जब अगली स्टेज में वो पहुंचता है तो उस व्यक्ति का जो कार्य रह जाता है, वो व्यक्ति जो कार्य करता है वह आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता करता है, आने वाली पीढ़ी को उन्नत बनाने का प्रयास करता है, आने वाली पीढ़ी के बारे में कल्याणकारी योजनाएं किस तरीके से बनाया जाए, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से अपना अच्छे से कार्य करे, इस पे वो फोकस करते हैं, इस पे वो ध्यान देते हैं। लेकिन अगर उसमें ऐसी भावना बिल्डअप नहीं हो पाती, इस क्राइसिस में उसको प्रॉब्लम्स आने क्रिएट हो जाते हैं, तो उसमें जो भावना होती है वो आत्म तल्लीनता की ओर चले जाता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाता है, वह अपने आत्म सुख के बारे में बात करने लग जाता है, वह सेल्फ सुख के लिए ज्यादा कार्य करने लग जाता है और उसके लिए अपनी ही सुख सुविधा ज्यादा सर्वोपरि होती है। आत्म तल्लीनता, सेल्फ एब्जॉर्प्शन की भावना सबसे अधिक उत्पन्न हो जाती है। और अगर वह इस स्थिति को, इस स्टेज को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है तो उसमें जो भावना उत्पन्न होती है वह होते हैं देखभाल यानी केयर की भावना। वह दूसरों को केयर करना, दूसरों का हेल्प करना। अगर इस क्राइसिस को, इस समस्या का समाधान कर पाता है, इस स्टेज की समस्या का समाधान अगर अच्छे से कर पाता है तो उसमें देखभाल की भावना उत्पन्न होती है, शक्ति बनती है। और इसमें जो कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन जो बनती है वह जो होता है जनरेशन यानी प्रजनन की कर्मकांडता। अंतिम स्टेज है परिपक्वता। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, मैच्योरिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यह जो अवस्था होती है वह होती है 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। इस अवस्था में व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की पर्सनालिटी का विकास इस तरीके से होता है कि इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था भी कहते हैं। और बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति अपने हेल्थ पे ध्यान देने लग जाता है, अपने हेल्थ का केयर करने लग जाता है, अपने जो आय है अगर वो कम हो गया तो उसकी चिंता, उसके मैनेजमेंट में लग जाता है, अपने जीवन को एडजस्टमेंट करने के लग जाता है। और शक्ति के साथ, गिरते हुए स्वास्थ्य को शक्ति के साथ वह उचित समायोजन पे लग जाता है। और इस अवस्था में विशेष इस अवस्था में कोई विशेष मनोसामाजिक क्राइसिस नहीं होता और इसमें कोई विशेष मनोसामाजिक शक्ति नहीं होता। और इस अवस्था में मृत्यु का डर भी नहीं रहता। इस अवस्था में अपनी आय, अपनी स्वास्थ्य का देखभाल, अपने शरीर के साथ, वातावरण के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, एक मैच्योरिटी के साथ इस अवस्था को कंप्लीट करता है। और इस अवस्था में मैच्योरिटी के साथ अगर वह ठीक से इस क्राइसिस में, इस अवस्था में वह ठीक से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता तो फिर उन्हें याद आ जाती है अपनी पुरानी जीवन, जो उन्होंने 7 स्टेजेस में अपने जीवन जो एक्सपीरियंस हुए,
अगर उसमें से कुछ पूरा ना हो पाया हो, या कुछ कार्य ऐसे हो गए हैं जो उनसे नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसे कार्य उनका रुक गया है जो उनका हो जाना चाहिए, तो उन पुराने चीजों में वो खोया रहता है और इसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। ये आमतौर पर देखा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में, बोलते हैं ना कि जीवन के अंतिम क्षणों में लोगों को अपनी पुरानी यादें याद आती रहती हैं। अंतिम बुढ़ापा अवस्था में लोग पुराने बातों को याद करके कि क्या उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, क्या उनको कंप्लीट और करना था, क्या उन्होंने गलती की, क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए, तो इन चीजों को याद करते रहते हैं और कभी कभी ये डिप्रेस्ड होकर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये थी एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस, व्यक्तित्व की 8 स्टेज जो उन्होंने चाइल्ड एंड सोसाइटी 1963 नामक बुक्स में उन्होंने जो लिखा है। जो 8 स्टेजेस व्यक्तित्व के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने जो प्रतिपादन किया है वह इस प्रकार थे। अब हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की मूल्यांकन की। उनकी मूल्यांकन भी करते हैं, कुछ क्राइसिस हम बताते हैं। व्यक्तित्व विकास के संगठन की व्याख्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने समाज को और स्वयं व्यक्ति को सबसे प्रमुख कारण बताया और इनके कारण को, इनके विकास को सबसे महत्वपूर्ण बात बताया। इनके भूमिकाओं पर अधिक बल डाला गया, अधिक फोकस किया गया। इसके बाद एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था एडोलेसेंस को सबसे महत्वपूर्ण स्टेज व्यक्ति के विकास के लिए माना गया है। यानी एक किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, जो किशोर होता है, अगर वह इस अवस्था में अपने उद्देश्य को, अपने कैरियर पे अगर अच्छे से फोकस कर लिया, इस लेवल को अच्छे से पार कर लिया, तो उनका भविष्य उज्जवल रहता है, उसके भविष्य में पॉजिटिविटी आने की चांसेस, बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी बनती है। उसके बाद उन्होंने आशावादिता पर अधिक फोकस किया है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके आलोचना भी की है कि क्या क्या आपने सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। तो सबसे पहली बात यह है, इन्होंने जरूरत से ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण अपनाया। दूसरा ये है कि इन्होंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन्होंने फ्रॉइड के सिद्धांत को सिर्फ सरलीकृत किया है, सिर्फ सरल किया है, आपने कुछ अलग से इसमें ऐड किया नहीं है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया वो साइंटिफिक रूप से नहीं, प्रयोगवादिता इन्होंने ज्यादा नहीं की। तो यह था एरिक एरिक्सन की व्यक्तित्व सिद्धांत। एरिक एरिक्सन सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं, साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। आशा है यह जो पर्सनालिटी की हमने एरिक एरिक्सन के जो सिद्धांत की हमने चर्चा की वो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी उपयोगी हुआ होगा। और आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम अगले चैप्टर में अगले नए मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।